प्रिय साथियों, 4 वर्षीय पाठ्यक्रम BA BEd और BSc BEd इंटीग्रेटेड की जो 3rd ईयर कक्षा है उसमें इस वर्ष BEd के 2 नए पाठ्यक्रम जिनमें शिक्षण विषय के नाम से या टीचिंग सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है, वे दोनों पेपर इस साल आपके कोर्स में जुड़ेंगे। वो आपको BA या BSc में जो आपने सब्जेक्ट लिए हैं उनके आधार पर बनेंगे। उन सब्जेक्ट्स में, उन विषय में आपको इस साल आपको 1 महीने के लिए इंटर्नशिप पर भी जाना होता है, वहाँ पर आपको पढ़ाना भी पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ इस वर्ष से आप लोगों की प्रैक्टिस टीचिंग आरंभ हो जाएगी और प्रैक्टिस टीचिंग के दौरान आप में बहुत सारे ऐसे कौशलों का, बहुत सारी ऐसी योजनाओं का आपके अंदर निर्माण किया जाएगा ताकि आप पढ़ाना सीख सकें। पढ़ाना एक कला है, पढ़ाना एक विज्ञान का विषय है, पढ़ाना एक तकनीकी रूप से मजबूत कदम भी है। तो आज से हम जो है एक नई क्लास श्रृंखला BA BEd 3rd ईयर साइंस और आर्ट दोनों के लिए चालू करने जा रहे हैं। इसमें जो BEd प्रशिक्षण के दौरान जो एक पाठ्यक्रम बनाया गया है जिसके माध्यम से बच्चों को शिक्षित किया जा सके, प्रशिक्षित किया जा सके, विभिन्न कौशलों का उनके अंदर निर्माण किया जा सके, इसलिए जो है ऐसा एक पाठ्यक्रम बनाया गया है माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण। आज से हम माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण की क्लासें आरंभ करने जा रहे हैं। इस क्लास के दौरान आपको घर पर बैठकर अभी प्रैक्टिस करनी है और जब आप वहाँ निपुण हो जाएं फिर आपको इसका अभ्यास यहाँ जब महाविद्यालय खुलेंगे तब उसके बाद आपको यहाँ कराया जाएगा। तो आज की क्लास को हम आरंभ करते हैं। थोड़ा ध्यान से सीखना। माइक्रो टीचिंग है कि एक ऐसा कौशल है, एक ऐसी कला है, एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। तो इस क्लास का महत्व आपके लिए शिक्षक होने के लिए बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है ना। तो हम आज से हम माइक्रो टीचिंग आरंभ करने जा रहे हैं ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से। आप घर पर बैठ कर के एक एक कौशल का धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। आज के इस वीडियो में केवल आपको माइक्रो टीचिंग का परिचय और अगर समय मिला तो प्रथम कौशलों के बारे में बताया जाएगा। अभी तो फिलहाल हम माइक्रो टीचिंग की परिचय के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण, आइए यह है सूक्ष्म शिक्षण चक्र। सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है? माइक्रो यानी सूक्ष्म और टीचिंग यानी शिक्षण। लेकिन क्या यह बच्चों के लिए है? नहीं, यह केवल प्रशिक्षणार्थियों में। इसकी परिभाषा लिखी हुई है, कृत्रिम कक्षा कक्ष का निर्माण करके। पहले कहते हैं कृत्रिम कक्षा कक्ष का निर्माण करके, अर्थात जहाँ पर प्रशिक्षणार्थियों को, अर्थात जहाँ पर छात्र अध्यापकों को, अर्थात आपको कृत्रिम कक्षा कक्ष का निर्माण करके, अर्थात महाविद्यालय में ही कृत्रिम कक्षा कक्ष का निर्माण किया जाएगा। तो इस कृत्रिम कक्षा कक्ष का निर्माण करने का मतलब है कृत्रिम कक्षा कक्ष में क्या आवश्यक होते हैं? ब्लैक बोर्ड आवश्यकता होता है, हाँ बिल्कुल। टीचर आवश्यकता होता है, हाँ। क्या इसमें स्टूडेंट भी चाहिए? हाँ। तो कृत्रिम कक्षा कक्ष का निर्माण करने का मतलब यह है कि एक कक्षा कक्ष में जितने भी विद्यार्थी होते हैं उनमें से एक बच्चा या एक प्रशिक्षणार्थी शिक्षक बनेगा और बाकी जो बचे हुए प्रशिक्षणार्थी हैं वो वहाँ पर छात्र अर्थात कक्षा का निर्माण करेंगे। तब जाकर के कृत्रिम कक्षा कक्ष बनेगी। जब कृत्रिम कक्षा कक्ष में वातावरण भी, एनवायरनमेंट भी, उस जो सीखने वाला प्रशिक्षणार्थी है जो वहाँ टीचर बनकर के ऊपर जा रहा है तो एक माहौल मिलेगा। तो कृत्रिम कक्षा कक्ष का निर्माण करके, अर्थात उसी कक्षा में से किसी एक को शिक्षक बनाकर और बाकी को छात्र बना करके शिक्षण प्रशिक्षणार्थियों में, अर्थात आप लोगों में विभिन्न कौशलों का, अर्थात विभिन्न कौशल में कौन से वाले कौशल? शिक्षण कौशल। विभिन्न शिक्षण कौशलों का, विभिन्न शिक्षण कौशलों का अभ्यास कराया जाता है। क्या कराया जाता है? विभिन्न प्रकार के जो शिक्षण कौशल होते हैं, यानी जो स्टेप होते हैं एक शिक्षक बनने के लिए, जो आवश्यक कौशलताएं होती है उन्हें कहते हैं शिक्षण कौशल का अभ्यास के माध्यम से छात्र अध्यापक में निपुणता प्रदान करना सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। जैसे कि BK पासी सर ने कहा था कि भाई ऐसा है कि एक बच्चे को जब ट्रेंड किया जाए तो एक दिन में कितना ट्रेंड किया जाए? क्या इसकी कोई सीमा है? क्या इसका कोई लिमिटेशन है? क्या इसका विषय में कोई विस्तारवाद किया जा सकता है? तो उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार हम भोजन करते समय पर हमारे रोटी के ग्रास के टुकड़े को ना तो बहुत ही छोटा लेते हैं जिससे हमें
स्वाद आए, और ना ही हम बहुत बड़ा लेते हैं ताकि हमारा मुंह में ही ना आए। हम कितना बड़ा लेते हैं जितना हमें एक आसानी से वह भोजन का ग्रास हमें स्वाद भी दे सके और आराम से मुंह में चबाया भी जा सके। ठीक उसी प्रकार डी.के. पासी सर ने कहा था कि जो है शिक्षण कौशलों को शिक्षक के द्वारा बच्चों को इस प्रकार से दिया है कि उसमें निपुणता भी आ जाए और उससे आनंद भी आए और स्वाद भी आए। इसका मतलब हो गया विभिन्न कौशलों को टुकड़ों के माध्यम से छात्र के अंदर, प्रशिक्षणार्थी के अंदर निपुणता प्रदान करना ही सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, अब आती है बात सूक्ष्म शिक्षण चक्र। यह आपको बहुत ही अनिवार्य रूप से समझना है। यहाँ इसका टोटल समय कितना लिखा हुआ है 35 से 40 मिनट। लेकिन क्या ये 35 से 40 मिनट, फिर मैंने कहा ये पूरी रोटी है, लेकिन क्या पूरी रोटी को एक साथ खिला दिया जाए बच्चों को? नहीं, इस पूरी रोटी को एक साथ नहीं खिलाना है। किसमें खिलाना है? टुकड़ों में खिलाना है। और इसके मैंने कितने टुकड़े कर दिए हैं? 6 टुकड़े कर दिए हैं। इन 6 टुकड़ों में बच्चे को एक बार में एक टुकड़ा ही प्रस्तुत करना है या खाना है। तो उसी प्रकार से ये सूक्ष्म शिक्षण है। एक कौशल के लिए एक चक्र का मतलब बच्चा यहाँ से चालू होगा और यहाँ पर आकर वापिस पहुँच जाएगा, तो उसका एक कौशल का निपुणता मान लिया जाएगा। अगर उस बच्चे को बीएड प्रशिक्षण के दौरान या एचसीसी प्रशिक्षण के दौरान या शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान इस चक्र के माध्यम से घूमना पड़े तो कम से कम ज़्यादा नहीं 5 या 7 कौशलों का तो उसमें आना चाहिए। इसका मतलब है बच्चा कक्षा कक्ष में, प्रति कक्षा कक्ष में कम से कम इस चक्र को 5 से 7 बार पूरा करेगा। अब इस चक्र की जब हम बात करते हैं तो इस चक्र को समझने का प्रयास करते हैं। चक्र है क्या? ये चक्र शिक्षक में निपुणता कैसे बढ़ता है, प्रशिक्षणार्थियों में निपुणता कैसे बढ़ता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे मान के चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि नाम अभी इसमें बात चालू है। मान लो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया, तो क्वेश्चन नंबर 1 की पाठ योजना वह बालक घर से बनाकर लाएगा। अब घर से बनाकर कब लेके आएगा, भैया उस पर आता है कि नहीं आता है? तो ये जो पाठ योजना का निर्माण करना है वो ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से हम आपको सिखाएंगे। ठीक है ना? कोई सा भी क्वेश्चन 1 उसका नाम, उसकी पाठ योजना बनाना, फिर क्वेश्चन 2 उसकी पाठ योजना बनाना, फिर क्वेश्चन 3 उसकी पाठ योजना बनाना, क्वेश्चन 4 की पाठ योजना बनाना। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। निर्माण करना हम सिखाएंगे, लेकिन दाल की बात में सीखें तो एक बच्चा जब क्वेश्चन 1 की पाठ योजना निर्माण करना सीख जाता है तो वह घर से अपने मन से किसी एक प्रकरण को लेकर पाठ योजना का निर्माण करके लेके आता है। ठीक है ना? अब वो पाठ योजना का निर्माण करके लेके आया तो उसके बाद में जब विद्यालय में आता है तो यहाँ पर जो शिक्षक हैं, जो प्रशिक्षणार्थी के भी शिक्षक हैं, वो आकर के प्रतिम कक्षा कक्ष का निर्माण करते हैं। और उस प्रतिम कक्षा कक्ष का जब निर्माण करते हैं तो उसमें रोल नंबर वाइज या एक करके कक्षा में, क्योंकि कक्षा ये इसका नाम ही क्या लिखा हुआ है सूक्ष्म शिक्षण चक्र, तो इसमें भी क्या है कि ये किससे छोटी होती है? सूक्ष्म होती है। सूक्ष्म होने के लिए 3 बातें होती हैं। सूक्ष्म होती है पहली बात, दूसरी बात और तीसरी बात। पहली सूक्ष्म तो किससे होती है? पाठ योजना से, यानी विषय वस्तु। विषय वस्तु कैसी होती है? छोटी होती है, सूक्ष्म। दूसरा बात होता है समय, इसमें भी समय भी कैसा होता है? सूक्ष्म, कम समय होता है। ठीक है ना? और तीसरी बात है छात्र संख्या, यह भी कैसी होती है? सूक्ष्म, यानी 15 से 20। अब समझ में आ गई होगी। तो इस सूक्ष्म शिक्षा जो प्रतिम कक्ष का निर्माण करा जाता है तो इस प्रतिम कक्षा कक्ष में भी छात्रों की संख्या 15 से 20 ही रखी जाती है, ताकि प्रतिदिन एक बच्चे का 1 या 2 बार चक्र में नंबर आ जाए। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि भाई सूक्ष्म शिक्षण चक्र में जब एक छात्र अध्यापक पाठ योजना का निर्माण करके लेके आता है तो वहाँ प्रशिक्षणार्थी के शिक्षक के द्वारा एक प्रतिम कक्षा कक्ष का निर्माण किया जाता है। और उस प्रतिम कक्षा कक्ष में इन 15 या 20 छात्रों को एक करके जो है पढ़ने के लिए या अपने अभ्यास कौशल का अभ्यास करने के लिए ऊपर मंच पर ब्लैक बोर्ड के सामने बुलाया जाता है। और बचे हुए जो बच्चे हैं, बचे हुए जो छात्र हैं, बचे हुए जो प्रशिक्षणार्थी हैं, वे छात्र की भूमिका, स्टूडेंट की भूमिका निभाते हैं और वे उसी तरह का व्यवहार करते हैं जैसे एक सामान्य बच्चे के द्वारा व्यवहार किया जाता है, क्योंकि इसमें कृत्रिमता होती है। ठीक है ना? जो ब्लैक बोर्ड पर या शाम पर चढ़ा वह शिक्षक की भूमिका में होगा, यानी उसको शिक्षक का रोल अदा करना है, और बच्चे जो नीचे बच्चे बैठे हुए हैं उनको सबको छात्र का रोल अदा करना है। इस तरह का एक कक्षा कक्ष निर्माण किया जाता है। अब जो पाठ योजना आप निर्माण करके लेकर के आए घर से, उसको यहाँ पर मान के चलिए रोल नंबर 1 की बात चल रही है। किसकी बात कर रहे हैं? रोल नंबर 1 की। इस रोल नंबर 1 ने पाठ योजना का निर्माण कहाँ से किया? घर से किया।
घर से करने के बाद जब वह महाविद्यालय में आता है और प्रति कक्षा कक्ष में जब प्रवेश करता है और जब कक्षा कक्ष में अभ्यास चालू कर दिया जाता है तो रोल नंबर 1 को सबसे पहले आमंत्रित किया जाता है। जब सबसे पहले वह आमंत्रित किया जाता है तो वह अपनी इस पाठ योजना को ब्लैक बोर्ड के माध्यम से छात्र के सामने प्रेजेंट करता है। ठीक है ना। जब वह इसके सामने इसको प्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है, प्रस्तुत करने के बाद में वह 5 या 7 मिनट में इस वस्तु को प्रेजेंट कर देता है, यानी पढ़ा देता है। पढ़ाने के बाद में प्रतिपुष्टि यानी उसकी प्रतिपुष्टि की जाती है। अब प्रतिपुष्टि करने के लिए कितने जने होते हैं? 2। एक तो करते हैं छात्र और दूसरा जो शिक्षक पीछे बैठा होता है कक्षा में। तो प्रतिपुष्टि के लिए 5 से 7 मिनट मिलते हैं, अर्थात आपने जो प्रस्तुत किया था इस प्रस्तुत में क्या क्या कमियां रह गई और क्या क्या अच्छाइयां थी, वो सब प्रतिपुष्टि यहाँ पर छात्रों के द्वारा, विभिन्न छात्रों के द्वारा और विभिन्न शिक्षक के द्वारा इस प्रशिक्षणार्थी को बताई जाती है। जब इस प्रस्तुतिकरण के दौरान ये जब कमियां बताई दे दी जाती है तो फिर उस छात्र को दोबारा पाठ योजना निर्माण करने के लिए टाइम दे दिया जाता है कि भाई आपका जब दूसरी बार नंबर आएगा उस समय तक आपको पाठ योजना निर्माण करके रखनी है। उसे दूसरी पाठ योजना निर्माण करने में फिर 5 से 7 मिनट का समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि साहब इसके 5-7 मिनट के बाद में दोबारा 5-7 मिनट हो गया। ये 5-7 मिनट है, जब भी पाठ योजना का निर्माण करता है इससे 5 से 7 मिनट का समय मान लिया जाता है। इन प्रस्तुतिकरण का समय 5 से 7 मिनट, इसके बीच के समय को काउंट नहीं करेंगे। प्रतिपुष्टि दे दी, ये 5 से 7 मिनट। इसके बाद में बच्चा अपने टेबल पर बैठ गया, रोल नंबर 2 वापस पढ़ाने के लिए आ गया, लेकिन यह बैठ करके अपनी कुर्सी पर पाठ योजना का निर्माण कर रहा है। जब ये बालक 5 से 7 मिनट दूसरी टॉपिक को लेकर, दूसरे प्रकरण को लेकर के पाठ योजना का निर्माण कर लेता है, तब वह दोबारा से जब उन्हें जब कभी अवसर मिलता है तब वह दूसरी जो पाठ योजना बनाई थी उसको फिर प्रस्तुत करता है और प्रस्तुत करने के बाद में फिर उसको दोबारा वापस प्रतिपुष्टि मिलती है, जिसके द्वारा वही, यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ एक कौशल को निपुण करने के लिए एक छात्र को कम से कम 2 बार इस चक्र में घूमना पड़ता है। ये चक्र जो है समय की अवधि से, यदि उस बालक का कुल समय कौशल के लिए कितना हुआ? 35 से 40 मिनट। यानी उसने प्रस्तुत किया, पाठ योजना घर से बना ली, काउंटिंग नहीं है, प्रस्तुत किया, इसको 5 से 7 मिनट प्रतिपुष्टि दी उसको बालकों के द्वारा 5 से 7 मिनट, फिर दोबारा उसने पाठ योजना बनाई, इसमें उसका टाइम लगा 5 से 7 मिनट, फिर दोबारा कभी वो पढ़ाएगा तब उसका 5 से 7 मिनट और फिर उसके बाद में उसे दोबारा प्रतिपुष्टि मिलेगी 5 से 7 मिनट, यानी टोटल समय हुआ 35 से 40 मिनट। यानी एक कौशल में निपुणता के लिए उस बालक को 35 से 40 मिनट का समय देना होता है। इस प्रकार से वह एक कौशल में निपुण हो जाता है, फिर कौशल 2, कौशल 3, कौशल 4, कौशल 5। सूक्ष्म शिक्षण की जब बात की जा रही है तो यह सूक्ष्मता का भी ध्यान रखना है। सूक्ष्मता 3 प्रकार से मानी गई है। पाठ योजना अर्थात विषय वस्तु बहुत ही छोटी होनी चाहिए क्योंकि 5 से 7 मिनट में पूरी करनी है। समय भी छोटा होता है क्योंकि 5 से 7 मिनट, अगर एक ही बालक को आधा घंटे में भी जाएंगे तो ये 15 से 20 बच्चे ऊपर स्टेज पर या मंच पर नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे, इसलिए समय भी कम दिया गया है 5 से 7 मिनट। और छात्र संख्या भी ज़्यादा नहीं रखी गई है, 15 से 20 छात्र रखे गए हैं ताकि दिन भर में प्रत्येक बालक का नंबर आ जाए। अगर बहुत बड़ी क्लास होगी तो प्रत्येक बालक में कुछ ही बालक ही जो है सूक्ष्म शिक्षण कर पाएंगे और बाकी बालक जो है सूक्ष्म शिक्षण नहीं कर पाएंगे तो उनमें नीरसता बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में ये भी रखा गया है कि सूक्ष्मता जो रखी गई है वो समय के हिसाब से, विषय वस्तु के हिसाब से और छात्र संख्या के हिसाब से भी रखी गई है। तो मेरे अनुसार आज आप लोगों को सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ समझ में आ गया होगा। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? आपके अंदर हमारे द्वारा एक प्रति कक्षा कक्ष का निर्माण करके विभिन्न शिक्षण कौशलों की निपुणता प्रदान की जाएगी, ठीक है ना। और इस कौशलों को जो प्रदान किया जाएगा वो कौशल आपके सिलेबस में 5 कौशल लिखे हुए हैं, कम से कम 5 कौशलों का अभ्यास बालक को कराना है जो अनिवार्य है। तो आपको 5 कौशलों का मतलब है 10 पाठ योजनाएं कम से कम आपको यहाँ प्रस्तुत करनी होंगी। सूक्ष्म शिक्षण में आपको जो है प्रतिदिन आपको आकर के अपना कार्य करना है, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाना है। आपको यहाँ पर छात्रों के द्वारा और शिक्षक के द्वारा प्रतिपुष्टि भी रोजाना मिलती रहेगी। इस प्रकार जो प्रशिक्षणार्थी है वह प्रतिपुष्टि के आधार पर अपनी जो कमियां हैं उनको पूरा करते हुए अगली पोस्ट योजना तक जाता है। इस प्रकार के कौशलों के माध्यम से छात्र जो है अगले स्टेप पर बढ़ता है, ठीक है। तो हम विभिन्न कौशलों के बारे में चर्चा करते हैं। इन कौशलों में देखते हैं कौन कौन से ऐसे कौशल हैं जिन कौशल के माध्यम से इस बालक को जो है शिक्षण अभ्यास कराया जाता है। और आप लोगों को थोड़ा घर पे अभ्यास करना भी पड़ेगा क्योंकि अभ्यास के माध्यम से जो लोग जो है एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। अच्छे शिक्षक बनने के लिए इन कौशलों का होना जरूरी है। और चूँकि
आप थर्ड ईयर में हैं और आपका पहला वर्ष है, इस साल आपको माइक्रो फिजिक्स अच्छी तरह से करनी है, स्कूलों में भी इंटर्नशिप के लिए पढ़ाने जाना है और आपको जो है शिक्षण कौशलों का आपके अंदर होना बड़ा आवश्यक है। तो इनमें से कितने कौशल हैं, उन कौशल के बारे में हम चर्चा करें कि आपके सिलेबस में कम से कम इस बार जो है 5 कौशल को अनिवार्य माना गया है। कितने कौशल को अनिवार्य माना गया है? 5। कौन कौन से कौशल हैं? सबसे पहला कौशल है प्रस्तावना कौशल। ठीक है, आज इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्शन स्किल। ठीक है, दूसरा है आपका शामपट कौशल। ठीक है, तीसरा है आपका उद्दीपन परिवर्तन कौशल। चौथा है आपका प्रश्न कौशल। ठीक है, एक आपका है व्याख्या कौशल। ठीक है, और एक आपका है पुनर्बलन कौशल। ठीक है, आज हम सबके बारे में बता देता हूँ आपको। प्रस्तावना कौशल है, शामपट कौशल है। प्रस्तावना कौशल में यह है कि बालक को जो है प्रस्तावना कैसे बनानी चाहिए। शामपट कौशल है, इसमें दिखाया जाता है कि आप ब्लैक बोर्ड पर कैसे लिखना चाहिए और ब्लैक बोर्ड पर लिखने के क्या क्या तरीके हैं और क्या यूजेबल है। उद्दीपन परिवर्तन का मतलब है आप में जो हाव भाव है, शारीरिक संचालन है, आपकी वाणी और उतार चढ़ाव है, वह आपको किस तरह से करना चाहिए, इस कौशल के अंतर्गत सिखाया जाएगा। प्रश्न कौशल है, प्रश्नों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं, इन प्रश्नों को किस आधार पर पूछना चाहिए, इन प्रश्नों की व्याख्या कैसी होनी चाहिए, ये सब चीज़ों के आधार पर जो प्रश्न बनाना आपको सिखाया जाएगा। व्याख्या कौशल है, किसी शब्द को या किसी छोटी सी वाक्यांश को आपको किस तरह से उसके उदाहरणों से व्याख्या करनी चाहिए, इसके बारे में इसमें बताया जाएगा। पुनर्बलन कौशल है, एक बालक के द्वारा जब जो है रेस्पॉन्स दिया जाता है, बालक के द्वारा जब जवाब दिया जाता है, बालक के द्वारा जब पुष्टि की जाती है, तो आपको उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, सकारात्मक या नकारात्मक, इन सब चीज़ों के बारे में जो है चर्चा ये सब चीज़ों के बारे में इसमें आपको दिखाया जाएगा। आपके समझ में आ गए होंगे। प्रस्तावना कौशल, किसी पाठ की शुरुआत करना। शामपट कौशल, उसमें लिखी हुई विषय वस्तु को शामपट पर लिखना। उद्दीपन, बोलते समय पर आपके शारीरिक हाव भाव, संचालन, वाणी के उतार चढ़ाव आदि के बारे में बात करना। प्रश्न कौशल, किस प्रकार के प्रश्नों की रचना की जानी चाहिए, इसके बारे में। व्याख्या कौशल, किसी छोटे शब्द को, मार्मिक शब्द को किस तरह से मूल शब्द को बोलना चाहिए, व्याख्या कौशल। और एक बालक के द्वारा जो रेस्पॉन्स दिए जाते हैं और उस रेस्पॉन्स के बदले में शिक्षक के द्वारा जो व्यवहार किया जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, सकारात्मक या नकारात्मक, उन सब चीज़ों के बारे में इन सब में पढ़ाया जाएगा। आपको ये सब कौशल अभी के करके वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुँचाए जाएंगे। ठीक है ना, तो ये आपके कौशल हैं, लेकिन ये कौशल आपके सिलेबस में है, ये आपको सीखने हैं। लेकिन एक कौशल ऐसा भी है जो कौशल आपको ब्लैक बोर्ड पर नहीं प्रेजेंट करना है, किंतु उसको आपको अपनी डायरी में, यानी फिर आपने ये इसके शब्द के साथ में लिखा हुआ है लेखन, यानी लिखना आना चाहिए। कैसा कौशल है? जो लेखन से जुड़ा हुआ है, उद्देश्य लेखन कौशल, अर्थात ऐसा कौशल जो ब्लैक बोर्ड पर आकर नहीं पढ़ाना, ये केवल आपको लिखना सीखना होता है, यानी उद्देश्यों को लिखना। आज हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि हम इन उद्देश्यों को किस तरह से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम उद्देश्यों के प्रकार देखते हैं। उद्देश्यों के जब हम प्रकार देखते हैं तो उद्देश्य माने गए हैं, पहला माना गया है ज्ञान, अंग्रेजी में कहते हैं इसको नॉलेज। दूसरा माना गया है बोध, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ठीक है। तीसरा है अभिव्यक्ति। चौथा माना गया है आपका अभिव्यक्ति को दूसरी भाषा में ज्ञान योग भी कहते हैं, यूज ऑफ नॉलेज। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं अभिव्यक्ति के बाद, फिर उसके बाद हमारा आता है
रिव्यू, उसके बाद में आते हैं हमारी अभिरुचि, इंटरेस्ट, और पांचवा है अभिव्यक्ति, एटीट्यूड। इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करते हैं तो हमें समझ में आना चाहिए ज्ञान। ज्ञान का मतलब है नॉलेज। नॉलेज को देखें तो नॉलेज को दो भागों में होते हैं। बालक के पास में नॉलेज, बालक जब एक पढ़ने के लिए आता है, किसी विषय वस्तु को पढ़ने के लिए आता है तो उसके पास नॉलेज पहले की होती है। इस नॉलेज के दो पार्ट हैं, पहला है रिकॉल और दूसरा है रिकॉग्नाइज। रिकॉल पुनः बुलाना, रिकॉग्नाइज पुनः पहचानना। देखिए क्या होता है कि जो है इनको हिंदी में कहते हैं पुनः स्मरण और इसको कहते हैं पुनः पहचान। जैसे आज बच्चे को हमने ताजमहल के बारे में पढ़ाने की कोशिश की, तो जैसे हमने ब्लैक बोर्ड पर लिखा ताजमहल, तो ताजमहल जब हम लिखते हैं तो बच्चा जो है इसको रिकॉल करता है, उसके दिमाग में ताजमहल के बारे में जहाँ कहीं भी उसने पढ़ा होगा उन सब चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करता है, उस चित्र को अपने सामने लाने का प्रयास करता है और पहले से जो प्रक्रिया को यानी उसने जो देखा था उस चीज़ को कहीं से याद किया उसने, तो वह जो है पुनः स्मरण कहलाता है। और शिक्षक के द्वारा जब उसे पढ़ाया जाता है विषय वस्तु के बारे में उसकी वह पुनः पहचान कर लेता है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है बोध करना, बोध मतलब समझना होता है, वह इस विषय वस्तु को समझता है, समझ पैदा होती है, समझ के बाद में वह इसको बाहर ये इनपुट हो गया और इसको फिर वह आउटपुट करता है। इसी प्रकार से वह इसके माध्यम से अन्य टॉपिकों में अन्य साहित्यकारों में अन्य विषय वस्तु में रुचि रखने की प्रयास करता है और ये अभिव्यक्ति है। उद्देश्य लेखन में लिखने का तरीका से सिखाया जाता है, लिखा जाता है कि कैसे लिखा जाएगा। छात्र के यहाँ प्रकरण का नाम आ जाएगा, प्रकरण के माध्यम से विषय वस्तु का प्रत्यभिज्ञान और प्रत्यय स्मरण कर सकेगा। The student will be able to recall and recognize to the content। यानी कहने का मतलब हो गया कि इसको जब लिखा जाएगा, लिखना सिखाया जाएगा तो नॉलेज जब हम लिखेंगे तो नॉलेज जब लिखा जाएगा, ध्यान लिखा जाएगा तो क्या करेगा, छात्र प्रकरण के माध्यम से, जैसे ताजमहल ही पढ़ा रहे तो छात्र ताजमहल प्रकरण के माध्यम से विषय वस्तु का प्रत्यय ज्ञान और प्रत्यय स्मरण कर सकेगा। यानी विषय वस्तु में जो कुछ लिखा हुआ है उसने अगर कहीं पहले से पढ़ा हुआ है तो उसकी वह प्रत्यय स्मरण करेगा और उसका प्रत्यय ज्ञान कर सकेगा। ठीक है ना। और जैसे ही हम उसकी बात करेंगे, अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे, समझने की करेंगे, तो वह पढ़कर या लिखकर, पढ़कर या सुनकर विषय वस्तु को समझ सकेगा। छात्र प्रकरण ताजमहल के भाषण में विषय वस्तु को पढ़कर या सुनकर उसकी जो है समझ सकेगा, बोध प्राप्त कर सकेगा। अभिव्यक्ति छात्र ताजमहल प्रकरण के माध्यम से विषय वस्तु या उसमें आए घटी शब्द, भाषा तत्व आदि, संज्ञा तत्व, मुहावरे आदि का जो है अभिव्यक्ति। और अभिव्यक्ति भी कितने प्रकार की, दो प्रकार की, कौन कौन सी, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति को कर सकेगा। अभिरुचि छात्र प्रकरण ताजमहल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की विषय वस्तुओं में या शाहजहां के बारे में या ताजमहल के निर्माता के बारे में या ताजमहल के स्थान के बारे में या ताजमहल से जुड़ी अन्य कथाओं के बारे में अपनी अभिरुचि रख सकेगा। ऐसे अभिव्यक्ति की आएगी तो छात्र जो है ताजमहल प्रकरण के माध्यम से अपने अंदर अच्छी आदतों का विकास कर सकेगा या जो है ताजमहल के प्रति अपने सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित कर सकेगा। स्टूडेंट विल बी एबल टू डेवलप देयर पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द ताजमहल या जो है द प्लेस ऑफ ताजमहल, आगरा के स्थान के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में भी अभिव्यक्ति कर सकेगा। तो ये उद्देश्य लेखन कौशल है, ये उद्देश्य लेखन कौशल आपको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। बाकी अभी तो फिलहाल आपके समझने की बात ये है, उद्देश्यों को जो है लिखना आपके आना चाहिए। ये पहला उद्देश्य कौशल माना जाता है माइक्रो टीचिंग का। इसमें बालक को उद्देश्य लिखना सिखाना चाहिए। बालक को पता चल जाए कि शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है और जब उद्देश्यपूर्ण क्रिया है तो उस उद्देश्यपूर्ण क्रिया में कौन कौन से ऐसे शिक्षण उद्देश्य हैं, ये उद्देश्य कौन से हैं, शिक्षण उद्देश्य। ऐसे कौन कौन से शिक्षण उद्देश्य हैं जिनकी एक शिक्षक के द्वारा पूर्ति की जाती है। तो
आज की वीडियो में हमने हमारे में सूक्ष्म शिक्षण के बारे में पढ़ा, सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा के बारे में पढ़ा और सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्यों की परिचय चर्चा के बारे में पढ़ा। उद्देश्य लेखन कौशल के बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी कि उद्देश्य लेखन कौशल, तो उद्देश्य लेखन कौशल में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई शिक्षण उद्देश्य कौन कौन से हैं। शिक्षण उद्देश्य मैंने आपको फिलहाल 5 बताए हैं, आपके लेवल तक 5 में आता है। छठा सृजनात्मकता होती है, क्रिएटिविटी इसको कामयाबी नहीं देते हैं, छोटे बच्चों में क्रिएटिविटी नहीं पाई जाती है। जो आपको कौन कौन से आने चाहिए, ये भाषा के हैं, ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति, अभिरुचि और अभिव्यक्ति, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में जब ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान को भी 2 भागों में बांटा गया है, रिकॉल और रिकॉग्नाइज, ठीक है ना। अब बोध है, अब बोध को भाषा में कहा जाता है अर्थग्रहण, ठीक है। भाषा में इसका नाम क्या है बेटा, अर्थग्रहण। अर्थग्रहण कितने प्रकार से हो सकता है एक बालक, अर्थग्रहण बालक 2 प्रकार से कर सकता है, एक सुनकर और एक पढ़कर, यानी शिक्षक के द्वारा बोली गई विषय वस्तु को सुनकर के या विषय वस्तु जो लिखी हुई है उसको पढ़ करके। ये हो गया इनपुट, मैंने पहले लिखा हुआ है। तो यानी अर्थग्रहण करने के लिए छात्र को इनपुट का यूज लेना पड़ता है, वॉशरूम में हमने पढ़ा है। ऐसे फिर जो तीसरा उद्देश्य वह है अभिव्यक्ति या ज्ञान उपयोग, उसे यूज ऑफ नॉलेज भी कह देते हैं। अभिव्यक्ति यानी जो सीखा ज्ञान है, जो बोध ज्ञान है, जो बोध से प्राप्त ज्ञान है, उसकी अभिव्यक्ति करना। अभिव्यक्ति भी 2 प्रकार से होती है, या तो बच्चा मौखिक अभिव्यक्ति करेगा या लिखित अभिव्यक्ति करेगा। आप लोग भी इस बात को जानते हैं कि एक छात्र के द्वारा कोई सी भी कक्षा का छात्र उठा लें, वह साल भर पढ़ता है और पढ़ने के बाद में जब अंतिम में उसका मूल्यांकन किया जाता है तो उससे अभिव्यक्ति ली जाती है। अभिव्यक्ति 2 प्रकार से ली जाती है, या तो मौखिक या लिखित, तो उसके माध्यम से उसका मूल्यांकन किया जाता है। यानी आपने जो कितना बोध हुआ उसकी अभिव्यक्ति वह पुष्टि कर देगा। फिर अभिरुचि है और फिर अभिव्यक्ति है। अभिरुचि का मतलब है इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ करके वह अन्य टॉपिकों में, अन्य प्रकरणों में, अन्य साहित्यकारों में या उससे जुड़े हुए अन्य प्रकरणों में भी रुचि रख सकेगा। और अभिव्यक्ति का मतलब हो गया अच्छी आदतें, इन सब के माध्यम से उसके अंदर एक अच्छी सकारात्मक पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित हो सकेगा। आज का यही टॉपिक खत्म करते हैं। कल के टॉपिक में हम बात करेंगे माइक्रो टीचिंग में प्रस्तावना कौशल के बारे में। तैयार रहना, प्रस्तावना कौशल पढ़ाया जाए तो आप अपने साथ कॉपी पेन भी रखें ताकि आप लोग प्रस्तावना कौशल बनाना सीख सकें। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप आज की क्लास को बहुत ध्यानपूर्वक सुना होगा और ये जरूर है कि शुरुआत है इसलिए थोड़ी सी आपको बड़ा अजनबीपन लगेगा, लेकिन निश्चित से मान के चलिए कि जैसे जैसे आप फेमिलियर या परिचित होते जाएंगे ये क्लास आपके अंदर बहुत अच्छे एटीट्यूड को विकसित करेगी। धन्यवाद।